हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा एटम्स के 25 क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको एटम्स का लेक्चर करवाया था। इट वाज कंसेप्चुअल एंड इट वाज अ रिवीजन लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको डुअल नेचर एंड न्यूक्लियाई भी करवाया था और इन सब का डिस्क्रिप्शन में, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब देखिएगा। एंड इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं वो हमारा 15 मिनट का एटम्स का लेक्चर है, उसमें से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड दिस इज़ इनफ फॉर योर नीड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम? इट वाज रदरफोर्ड। इन्होंने क्या बोला था? दैट एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड how it was conducted, what was the experiment? It was the gold foil experiment. उसमें क्या हुआ था कि गोल्ड फॉइल इन्होंने रखा था, कौन से पार्टिकल्स स्कैटर किए थे? अल्फा पार्टिकल्स। एंड द ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन विच स्क्रीन? इट वाज अ ZNS स्क्रीन। इट इज़ गिवन इन NCERT। दैट्स वाई आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ what is the basic assumption of Bohr's atomic model? It is that the electron's angular momentum is quantized. How? Angular momentum क्या होता था इलेक्ट्रॉन का? L equals to mvr, which was given by nh by 2 pi, and this is how it was quantized. And this was what? This was called the principal quantum number. Right? This n is the principal quantum number. Let's get to the third question. Which series of hydrogen spectrum lies in the visible region? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या बताया था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या बताया था कि एक स्पेक्ट्रल रीजन होता था, ठीक है, स्पेक्ट्रल रीजन होता था, और किस बेसिस पे ये नेम थे? ये नेम थे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड. How it was differentiated? It was differentiated by the final orbit, right? फाइनल ऑर्बिट पे डिफ्रेंशिएटेड था. जो लाइमन का था 1, इसका 2, 3, 4, 5 एंड द इनिशियल ऑर्बिट वाज 2, 3 एंड सो ऑन, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड 6, 7. दिस वाज हाउ इट वाज, राइट? क्या था? इनिशियल ऑर्बिट है, वहाँ से फाइनल ऑर्बिट जंप करेगा तभी तो हमारा एक प्रॉपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इट विल एमिट, राइट? एंड उस स्पेक्ट्रल रीजन को हम क्या बोलते थे? बाल्मर के रीजन को हम बोलते थे विजिबल. सी, दिस इज हाउ यू विल लर्न. सीधा पहले बाल्मर को हम याद रखेंगे दैट इट इज़ विजिबल. उसके नीचे जो 3 आते ना, विच वॉज पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड, उसको हम IR इंफ्रारेड. दिस इज व्हाट? इंफ्रारेड रीजन. लास्ट में क्या बचा हमारा? लाइमन. लाइमन वुड बी UV region, that is the ultraviolet region. ठीक है, the correct answer would be B, Balmer. Okay students, the quantum number that determines the shape of the orbital, it is B. ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. It's okay, let's revise it in here also. ठीक है. Fifth question is Rutherford's alpha particle scattering experiment showed that, यही शो किया था दैट एटम्स हैव अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. क्या बोला था? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. दैट्स वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. एंड एक और चीज़ क्या बोली थी? दैट प्रोटॉन्स डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर. इट वॉज डिनोटेड बाय Z एंड मास नंबर वॉज डिनोटेड बाय A, right? And second thing, that the mass number was always the number of protons plus the number of neutrons, not the number of electrons plus neutrons, but protons and neutrons. And one more thing, that protons और electrons का जो नंबर होता था वो हमेशा सेम होता था. ठीक है, ये मैंने आपको बाकी लेक्चर्स में पढ़ा रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द क्वेश्चन 6. Energy of an electron is negative in the nth Bohr orbit, which means
the electron is bound to the nucleus, right? The electron is bound to the nucleus, right? Let's come to question number 7. ये भी मैंने आपको जो न्यूक्लियाई का जो लेक्चर है ना, न्यूक्लियाई के 25 क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन आया था. लेट्स गेट रिपीटेड. तो द atomic number of an atom represents the number of protons, not electrons but protons. Okay students, Bohr's model explains the spectral line of hydrogen atom. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आटम पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है. तो बोर ने बोला था कि अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो मल्टीपल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, उसका जो पाथवे है, उसका जो ग्राफ है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का, ये सब कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट. दैट्स वाई इन्होंने हाइड्रोजन आटम लिया और हाइड्रोजन लाइक एटम्स लिया, जैसे He+, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और Li2+, इसको हम Li++ भी कह सकते हैं, जिसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ओके स्टूडेंट्स, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया गया, इसमें भी 2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, राइट. लेट्स कम क्वेश्चन 9. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन EV इज 13.6. मैं लास्ट में आपको एक टेबल दिखाऊंगी, उसमें मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द nth पॉसिबल ऑर्बिट? क्या होता था फॉर्मूला? रिमेंबर इट. En इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 बाई n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और जूल्स के लिए क्या होता था? En इक्वल्स टू 2.18, दैट इज माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18. ये यूज़ होता था ना, इंटू z² बाई n² इन जूल्स, राइट. ये इन जूल्स होता था, ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था. तो ये जो फॉर्मूला है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है यहाँ से. याद रखिएगा स्टूडेंट्स दैट इट इज़ माइनस ऑफ me4 डिवाइडेड बाय 8ε0² n² h². दिस इज़ द आंसर. और ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 या 2021 में पूछा गया था, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ विल यू लर्न इट? आप ये याद रखिए कि फर्स्ट मी टू द पावर 4, देन नीचे सारा स्क्वायर, ठीक है. लेट्स कम टू क्वेश्चन 1. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट? क्या होता था फॉर्मूला? जब हम ये सारा ऑप्शंस देखते हैं ना, सो वी गेट कंफ्यूज्ड. तो आप ऑप्शंस को ना रिमूव कर दिया करो, हटा दो ऑप्शंस को, और आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करो, ऐसे ही सोचो. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट? मैंने आपको अपने लेक्चर में करवाया था, विच वॉज Rn इक्वल्स टू a0 n², ठीक है. जिसमें a0 की वैल्यू क्या थी? 0.53 एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो, नैनो, एंगो, पाइको. माइक्रो क्या होता था? 10⁻⁻6. ये होता था -9, -10 and -12 in meters, right? So this is how you remember by micro, nano, ango, pico, ठीक है. इसके बाद आप हैं क्वेश्चन 12. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नीट 2025 में आया था, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin, ठीक है. इसके बाद if Bohr model is used to describe its motion, ठीक है, the radius of nth orbit and the particle speed v in the orbit depends on as, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या दिखाया है यहाँ पे? F दिखाया है. F
विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। यही बोला ना, पुलिंग इट टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इन्होंने पूछा है बोर्स मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। मोशन में क्या आता है हमारा, वी एम आता है, रेडियस आता है, nth ऑर्बिट भी आता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, एम आर वी nth ऑर्बिट, ये किस चीज़ की बात करें, ये बात करें हमारा एंगुलर मोमेंटम की, उसी में हमारा n दे रखा है, राइट। तो ये हमारा बात करें एंगुलर मोमेंटम की, विच इज L इक्वल्स टू एम वी आर विच इज इक्वल्स टू विच इज क्वांटाइज्ड, इसलिए यहाँ पे बोर्स मॉडल दे रखा है NH by 2 पाई। सो लेट्स रिलेट टू एवरीथिंग। दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू NH by 2 पाई। ओके, हमें क्या रिलेट करना है, R और N। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं दैट वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन 1। ओके, तो अब यहाँ पे v की जगह पहले सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए आप एम वी आर। ठीक है, और यहाँ पे r की जगह वी स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज r इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एंड v इज हेयर विच इज प्रोपोर्शनल टू n। v क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, v इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों हमारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। इसके बाद हम आते हैं किस पे, इसी इक्वेशन पे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया एम वी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर देन वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, ऐसे ही होता था। ठीक है, तो v की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ आर, आर की जगह यहाँ पे आर ही रहेगा विच इज़ प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, आर और n का ही रिलेशन निकालना था। अब कैसे निकालेंगे, आर की इसमें पावर क्या है, आर की इसमें पावर है 1/2, इसमें आर की पावर क्या है 1, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आर की पावर 3/2 विच इज़ प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो आर का क्यूब अंडर रूट प्रोपोर्शनल टू n, अंडर रूट इधर जाएगा तो n स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का क्यूब रूट, आर इज प्रोपोर्शनल टू n 2/3 विच गिव्स अस द आंसर, आर इज प्रोपोर्शनल टू n का 2/3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको रिलेट करना है। ठीक है, मैंने तो आपको बहुत लंबा बता रखा है, बट दिस इज़ नॉट दैट लॉन्ग, इट इज़ ओनली 3 लाइन्स। आई हैव मेड इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स गो टू द 13th क्वेश्चन, दैट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली, क्या था, आर एन इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर बाई जी। तो इसमें n क्या होगा 1 होगा, z क्या होगा 1 होगा, a0 की वैल्यू क्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li प्लस। ठीक है, तो ये ना आपको ऑप्शंस मैंने गलत दे रखे हैं, यहाँ पे He आएगा, दिस इज He और दिस इज He। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जूल्स में दे रखा है, राइट, तो हमें जूल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो En जूल्स का फॉर्मूला क्या होता था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इन जूल्स, राइट, एंड Rn का क्या होता था इन पाइकोमीटर, a0 n स्क्वायर बाई जी, a0 n पाइकोमीटर क्या लिखेंगे 52.9
पाइकोमीटर। ठीक है, तो पहले हम He2 का एनर्जी निकालते हैं, विच वुड बी -2.18 एट द फर्स्ट ऑर्बिट ओनली, राइट, इट इज ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो ये तो 1 ही रहेगा और ये भी 1 ही रहेगा, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² जो हमारा होगा वो इंटू 4, बिकॉज z क्या होता था हमारा, एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर होता था। ये मैंने आपको न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में और एटम्स वाले चैप्टर में बताया था, एटॉम्स वाले चैप्टर में। एनीवेज, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, और इसका Rn क्या आएगा 52.9/2 विच इक्वल्स टू 26/45 पाइकोमीटर। तो हमारा एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, लेट्स कम टू Li3। इसका En होगा -10⁻⁻18 इंटू 9 इक्वल्स टू, तो अब सीधा सीधा कर दीजिए ना, 9 इंटू 2 क्या होता है 18, एंड 18 का सबसे ज़्यादा करीबी क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है 18 का करीबी 19.62, तो कर दीजिए 19.62। ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। उसके बाद Rn 52.9/3 बिकॉज Z is 3 फॉर lithium, राइट, 52.9/3 इन पाइकोमीटर्स। तो 51/3 क्या होता था 17 होता था, 17 इंटू 3 51 होता है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा उसका सबसे करीबी 17.63, ऊपर दे क्या दे रखा है 17.63, राइट। तो ये वाला आ गया, तो हमारा आंसर ये होगा, दैट इज ए। तो आपको सारा कुछ सॉल्व नहीं करना, यू हैव टू जस्ट अप्रॉक्सीमेट एवरीथिंग, राइट, डोंट सॉल्व ऑल दिस पॉइंटर्स, ये पॉइंट के बाद की चीज़ें सॉल्व मत करिए जब आपको ऑप्शन में ही आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, डोंट सॉल्व इट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका, ये सारा आपका नीट 2025 2024 के क्वेश्चन है, ये शायद 2024 का है, ये भी, ये नहीं है, ये आपका 2025 का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट 2025 या 2024 से आ रहे हैं। तो आते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है as they contain equal number of positive and negative charges, that is protons and electrons, right. Statement 2, atoms of each element are stable and emit the characteristic spectrum. See, this is the correct answer कि characteristic spectrum तो emit करते हैं but they are not stable because radioactive atoms जो होते हैं वो stable नहीं होते हैं। हमारा periodic table में जो हमारा ये वाला एक टेबल बना था ना, ये सारा radioactive atoms का था। ठीक है, तो statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Answer would be C. Let's come to question number 16. ठीक है, 16 में क्या बोला, spectral lines for hydrogen for transition from and wavelengths. ठीक है, तो spectral lines क्या होते हैं, हमारा एनर्जी, राइट, एनर्जी ही आएगा ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था hc/λ, तो एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, कि मतलब एनर्जी अगर लेस होगा तो लैम्डा क्या होगा, लार्ज होगा। तो सबसे कम एनर्जी किस में आएगी, सबसे कम एनर्जी आएगी हमारी N3 to 3 से 2 जंप करने में, इसलिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसका क्या होगा, ये होगा, राइट। तो आंसर वुड बी ए का 3। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वेवलेंथ हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, वेवलेंथ से हमारा जो राइडबर्ग कांस्टेंट होता है उससे हमारा वेवलेंथ भी निकल जाता है। क्या होता था फॉर्मूला, 1/λ = R,
n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला. बट दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द एनर्जी. तो जितना एनर्जी कम होगा उतना लैम्डा ज़्यादा होगा. ठीक है. सो द आंसर इज दिस. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर, अच्छा दिस इज 16 and this is question number 17. ठीक है. If c is the velocity of the light in free space, the correct statements about photon among the following are: the energy of photon is E. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट. E equals to hv, h nu, बिल्कुल करेक्ट. उसके बाद velocity of photon is c, बिल्कुल एकदम करेक्ट. c की वैल्यू क्या होती थी? c की वैल्यू 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन p, ये भी बिल्कुल करेक्ट. कैसे? मोमेंटम किस में आता था हमारा? मोमेंटम आता था हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. क्या होता था डी ब्रॉगली वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी. एम वी क्या होता था? p. ठीक है. आ गया हमारा p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. लैम्डा क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. लैम्डा इक्वल्स टू c बाय म्यू. तो p इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, c बाय म्यू. तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू c बाय म्यू. तो h म्यू बाय c. ठीक है, ये भी करेक्ट है. उसके बाद आगे इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल, ऑफ कोर्स ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे परम ज्ञान है कि हमेशा टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है. ठीक है. And photon possesses positive charge. No, this is not at all correct. Why? Because a photon is an electron, right? It's just कि वो एक light source से निकलता है. That's why it becomes a photon. Okay. So this is the wrong. The correct answer would be A, B, C, D only. ठीक है students? आपको ये समझ आया ना? ये वाला पार्ट समझ आया ना? फिर से समझा देती हूँ. लैम्डा फिर से समझा देते हैं. लैम्डा इक्वल्स टू h बाय एम वी, h बाय p. बिकॉज p क्या होता था? मोमेंटम. एम वी इज द मोमेंटम. क्या होता था याद है? m1v1 इक्वल्स टू m2v2 होता था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. तो ये हो गया. ठीक है. एंड तो p इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. लैम्डा इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, c बाय म्यू. तो p इक्वल्स टू h. लैम्डा क्या होता है? c बाय म्यू. आ गया. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन 1 by lambda square and its kinetic energy is E, where lambda is the de Broglie wavelength of a free particle. क्या होता था हमारा? Again, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय 2mk. ये भी हमारा एक फॉर्मूला हमने डिराइव करा था. ये कौन से चैप्टर का है? ये चैप्टर आपका डुअल नेचर का है. मैं इसलिए करा रही हूँ ये सब क्वेश्चंस बिकॉज ये नीट के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और ये नीट के ही क्वेश्चंस है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चंस इस चैप्टर में करवा रही हूँ. ठीक है. तो अब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे बिकॉज यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर दे रखा है. ठीक है. इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय 2mk. ठीक है. k इज द काइनेटिक एनर्जी. then lambda square is equal to 1 by E. Equal or proportionality to 1 by E. E is the kinetic energy or the energy. So 1 by lambda square equals to, is proportional to E. So this is what? This is direct proportionality of 1 by lambda, right? Direct proportionality. तो answer would be 4. अगर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर दे रखा होता इंस्टेड ऑफ 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो हमारा क्या होता? हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होता. हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ होता है ये. ठीक है. और ये वाला ग्राफ किस लिए होता है? y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जब होता है. ठीक है. अगर हमारा लैम्डा स्क्वायर e के प्रोपोर्शनल होता. ठीक है. समझे आप? चलिए
आ जाते हैं, लैम्डा स्क्वायर yes, let's come back here. Question number 19. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. ये भी हमने न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ा था और ये बहुत बार मैंने आपको क्वेश्चन करवाया. In how much time the activity of the substance drops to 1/16 of its initial value. तो n नॉट क्या होती थी, इनिशियल वैल्यू, और n एट टाइम t. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी 16, n एट टाइम t क्या होगा 1. n एट टाइम t निकालते थे हम, n एट टाइम t निकालते थे, पावर n इक्वल्स टू t/t². ठीक है, ये था. एंड आपको क्या कंफ्यूज हो जाता था, क्या कंफ्यूज होता था, n नॉट इक्वल्स टू एन टी कर देते थे कुछ बच्चे. ठीक है, पर हमें एन टी निकालना है, तो n नॉट को आप 1/2 के सामने ही रखिएगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट. क्या बोला है, एन टी 1/16. सीधा सीधा पता चल रहा है n इक्वल्स टू 4. इतना मैं सॉल्व नहीं करवाने वाली. तो यहाँ पे क्या आ गया, n को 4, t क्या दे रखा है यहाँ पे, t नहीं दे रखा, हाफ लाइफ दे रखा है t, और हाफ लाइफ क्या दे रखा है 20. तो t इक्वल्स टू 80 मिनट्स. आंसर इज डी. ठीक है. इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज. तो वेवलेंथ कैसे निकालते थे, ऊपर बताया था राइडबर्ग कांस्टेंट वाला, लैम्डा इक्वल्स टू r 1/λ इक्वल्स टू r 1/nf² माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, इन बाल्मर सीरीज क्या होगा, 1/λ इक्वल्स टू r 1/2² माइनस 1/∞². ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, राइट. बिकॉज अगर इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा. एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये ऊपर पढ़ाया था. ठीक है, तो बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका इक्वेशन था. एनीवेज ये सब तो पहले भी बता रखा है. तो 1/λ इक्वल्स टू r/4, बिकॉज 1/∞² क्या होता था 0. तो ये हमारा हो गया लैम्डा. दिस इज इक्वेशन 1. देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ये निकालते हैं, 1/λ डैश इक्वल्स टू r 1/4. ब्रैकेट क्या था, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, देन पीफंड. तो ब्रैकेट जो था वो हमारा फाइनल था 4. तो 1/4/1/∞ का स्क्वायर. लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा डैश 1/λ डैश इक्वल्स टू r/16. तो इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा, λ/λ डैश इक्वल्स टू r/4 इंटू 16/r 4. तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4λ. ठीक है, इतना सॉल्व नहीं करना, मैं तो आपको बस बता रही हूँ सॉल्व करके. सीधा सीधा तभी आपको निकाल देना था जब बाल्मर सीरीज में बोला था. बाल्मर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. ब्रैकेट सीरीज मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. 4 डिवाइडेड बाई 16 4. तो आ गया 4λ. ठीक है, ये करना था आपको, ये मैंने आपको फॉर एक्सप्लेनेशन बताया है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21. The minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of v volts is proportional to. क्या था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या था KE equals to EV0. ये था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, K equals to EV0, which is energy equals to hc/λ.
तो इसको हम इक्वेट करेंगे इन दोनों को, एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच सी बाई ई वी नॉट, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by v. Answer would be B. That is 1 by v. Let's come to question number 22. It's coming to an end. Okay students, the radius of innermost orbit of hydrogen atom is itna. What is the radius of the third allowed orbit of hydrogen atom? तो radius of innermost क्या बोला है, a नॉट की वैल्यू दे रखी है सिंपली, ठीक है, a नॉट की वैल्यू दे रखी है इनर मोस्ट की, तो उसका क्या दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻10 -11 मीटर, ठीक है, यही होती है वैल्यू। क्या होता है ए नॉट की वैल्यू क्या दे रखी होती है 52.9 पाइकोमीटर, ए नॉट की क्या वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम होता है -10⁻⁻10, पाइकोमीटर क्या होता है 10⁻12 एंड यहाँ पे 11 दे रखा है और 5.3 कर रखा है, सिंपल। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, थर्ड अलाउड ऑर्बिट क्या होता था ए नॉट एन स्क्वायर, फिर 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 9, तो आंसर क्या होगा 5 3 ज़ा 5, 9 इंटू 5 क्या होता है 45 के ही करीब करीब होगा, दैट वुड बी 47 इंटू 7, 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको हम जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, जब हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, राइट, यही होता था ना 0.53 एंगस्ट्रॉम और 5.3 -11, नहीं जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे -47.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाद में देख लेंगे वो, एनीवेज कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N3 ऑर्बिट्स। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ईवी में दे रखा है ई एन इक्वल्स टू -13.6 एन स्क्वायर डॉट जी ई वी, ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 by 9 minus 13.6 by 1, इसी का हमें मॉड निकालना है, राइट। तो आ गया इसका 1.51 माइनस ऑफ 13.6, ठीक है, आंसर वुड बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो क्या होगा, वी एन की फॉर्मूला क्या होता था वी नॉट बाई एन, ठीक है, विच वॉज वी नॉट हमारा जो था 2.18 होता था इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है यहाँ पे V1, ठीक है, और फर्स्ट निकालना है, तो ये आ गया हमारा आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट क्या होता था -3.4, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे 13.6 होता था, एक्साइटेड स्टेट पे ये होता था, ठीक है, दैट इज N2 पे -3.4, N3 पे -1.51, कैसे En इक्वल्स टू -13.6 बाय 3, राइट, बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -13.6 बाय 9, क्या आंसर आ गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद N4 पे ये फर्स्ट 3 तो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ये ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
इन सब लेक्चर के बाद हम सीधा इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा फिज़िक्स का पार्ट 1 है, एंड पार्ट 1 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ 50% ऑफ योर फिज़िक्स, दैट इज़ 45 क्वेश्चन। अगर आपके नीट में फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो दैट इज़ फिज़िक्स पार्ट 1 जो है ना हमारा बुक, 20 क्वेश्चंस उसी में से आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर करेंगे और उसके भी 25 क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू इट। या हम इस चीज़ में कंफ्यूज थे ना, क्या बोला, पॉइंट किधर जाएगा, (0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो जब हमारा -11 हो गया तो 5.3 आ गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो -11 से जब 10 होगा तो वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 4.77 एंगस्ट्रॉम, नॉट 477, ठीक है। सो लेट्स कंप्लीट द लेक्चर एंड मीट एट द इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, देखा उसमें भी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, पाइकोमीटर एंगस्ट्रॉम ये कन्वर्ट करने में, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई, यू कैन ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड एंड दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर एंड